हेलो दोस्तों, हम आपका टॉपिक कर रहे हैं मैनेजमेंट। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैनेजमेंट क्या होता है। हमने एक आम शब्दों में बात की जिसमें हमने कहा कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की एक युक्ति है और जो व्यक्ति दूसरों से काम करवाता है उसे प्रबंध कहते हैं। कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं और जो व्यक्ति यह काम करवाता है उसे हम मैनेजर का नाम देते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मैनेजमेंट में कुछ एवोल्यूशंस हुई जिसे हम एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग में पायनोर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स हैं, जो सबसे पहले जो राइटर्स आए जिन्होंने अपनी अपनी थॉट्स दी, अपने अपने विचार दिए, तो हम उनके बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम्स में भी अक्सर आते हैं। हम अक्सर दो ही पढ़ते हैं कि हेनरी फ्योल या एफ.डब्ल्यू. टेलर, और कभी कभी अल्टन मायो को पढ़ते हैं। जबकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जो हम देखते हैं कि ये थॉट्स किसने दी थी, ये विचार किसने दिए थे, हम पता नहीं कर पाते, तो उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे पहला हम बात कर लेते हैं हेनरी फ्योल की। जैसे पायनर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स हैं तो पहले हैं हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल को जैसे हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, प्रशासनिक पितामह कहते हैं। इन्होंने प्रशासनिक जो प्रशासन के अकॉर्डिंग बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। इन्होंने प्रिंसिपल भी दिए कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। सेकंड हमारे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि किसी काम को कोई कैसे कर सकता है साइंटिफिक वे से, ताकि कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक काम हो, अधिक से अधिक प्रॉफिट हमारा बन जाए। इसी में एक नेक्स्ट राइटर हमारे आए जिसका नाम है मैरी पार्कर फोलेट, ठीक है। ये जो थी एक पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफर थी। इन्होंने कहा कि जो अप्रोच हैं वो साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं पावर की, अथॉरिटी की, कन्फ्लिक्ट की एंड कंट्रोल की। हम उनको कैसे दूर करेंगे, कैसे उनके बारे में बातें करेंगे। नए जो इनके बाद राइटर आए जिसको हमने कहा एल्टन मायो। आपने एल्टन मायो साहब के बारे में सुना होगा। इनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत मशहूर हाथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया कि हम मनुष्य का बिहेवियर काम को करते हुए कैसे कैसे होता है। इनके बाद है रेनिस लिकर्ट। रेनिस लिकर्ट ने जिन्होंने लिंकिंग पिन कंसेप्ट को इजाद किया, लिंकिंग पिन के बारे में बताया। इन्होंने लीडरशिप स्टाइल ही बताया जिसमें एक स्केल बताया, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कि इक्यावन आपके पॉइंट्स थे, 51 पॉइंट्स थे, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी लीडरशिप के बारे में जान सकते हैं कि वो लीडर है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। उनके बाद आए हैं डगलस मैकग्रेगर। इन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी। कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी अप्रोच कैसी होती है, तो नैरो होता है या वाइड का होता है। उसकी अप्रोच तो नैरो होती है या वाइड होती है, तो नैरो है तो थ्योरी एक्स है, अदरवाइज थ्योरी वाई है। इसी में एक हैं क्रिस ऑर्गेरिस। इन्होंने टी ग्रुप या टी ट्रेनिंग के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर काम करवा सकते हैं। तो ये तो थे जो स्टार्टिंग्स के आए। उसके बाद आए मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु। तो जो सबसे पहले आए उनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। इन्होंने 11 पॉइंट्स बताए कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं मैनेजमेंट के, और इन्होंने ही के आर ए या की इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था की रिजल्ट एरिया, के आर ए इन्होंने दिया था। उसके बाद है माइकल ई पोर्टर। इन्होंने डायमंड मॉडल या नेशनल कम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज थ्योरी दी, या 5 फोर्स एनालिसिस दिया, और वैल्यू एनालिसिस इन्होंने ही दिया था। उसके बाद आता है टॉम पीटर का नाम। इन्होंने 7S मॉडल दिया। सी के प्रहलाद, इनको इंडियन मैनेजमेंट गुरु बोला जाता है। एच आइगोर एनसोफ, इन्होंने एनसोफ मैट्रिक्स और 2x2 मैट्रिक्स दी। स्टीफन कोवे एक आए। स्टीफन कोवे ने उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब कि जो सबसे हाईली इफेक्टिव पीपल्स थे उनकी हैबिट्स क्या थी, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि वो प्रोएक्टिव हैं, वो विन विन के बारे में सोचते हैं, वो अपना काम पहले ख़त्म करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और इसी में एक है सुमात्रा घोषाल, ये भी इंडियन है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था स्प्रिंग टाइम थ्योरी, कि आदमी के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो काम करता है। इन्होंने ही 3 P's भी दिया जिसमें पीपल, पर्पस एंड प्रोसेस दिया। तो ये जो गुरुज हैं मैनेजमेंट के, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं के बारे में। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिनका नाम है हेनरी फ्योल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। तो आपका फर्स्ट है हेनरी फ्योल।
तो इनको हेनरी फ्योल जो हैं, इनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ही बोलते हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। इनकी एक बुक आई थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और कमाल की बात यह है कि ये बुक इनके मरने के बाद आई थी। इन्होंने जो अपने रिसर्च पेपर्स थे वो 1916 में बनाए थे, और ये बुक आई 1949 में, 1949 में ये बुक आई। तो इसमें हेनरी फ्योल हैं, जो थोड़ा सा बताता हूँ उनके बारे में, कि उनका जन्म जो है वो इस्तांबुल में हुआ था, तुर्की में हुआ था, और 29 जुलाई 1841 को हुआ, और 19 नवंबर 1925 को इनकी डेथ हुई थी फ्रांस में, पेरिस में। और 1847 में फ्रांस चले गए थे अपने फादर साहब के साथ, और इन्होंने वहीं पर फ्रांस में रहे, और ये फ्रेंच नागरिक रहे। वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और सबसे पहले इन्होंने अपना काम शुरू किया था एक खनन इंजीनियर के रूप में। एक माइनिंग थी, जो माइन थी उसमें माइनिंग इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया। 19 साल की उम्र में काम शुरू किया था। कंपनी का नाम था कंपनी डेकेमेंट्री फॉर वाल्ट डेकेसविल, और इसमें ये स्टार्टिंग में एक प्रशिक्षु के रूप में जो होता है स्टार्टिंग में हमारा इंटर्नशिप के रूप में इन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च किए, जैसे खदान में अक्सर आग लग जाती थी कि आग क्यों लगी, आग को कैसे रोका जाए, खनन को कैसे बढ़ाया जाए, या उसको दोबारा कैसे खनन को बढ़ाया दिया जाए कि हम दोबारा दोबारा खनन करते रहे। इसमें उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और अपना काम करते रहे। उन्होंने बहुत सारी थॉट्स दी जो उन्होंने मैनेजर्स के बारे में दी कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा प्रबंधक या मैनेजर कैसा होना चाहिए, वो कैसे काम करवाए। इनकी एबिलिटी को देखते हुए 1888 में इनको वहाँ का डायरेक्टर बना दिया गया था। तो उन्होंने जो काम देखा, काम किया, उसके अनुसार उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, और इन सिद्धांतों को उनको फ्योलिज्म कहा जाता है। और फ्योल साहब ने दो बातों पर बहुत अधिक जोर दिया था कि पहला तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, बल्कि वो सुझात्मक होने चाहिए, कि सुझाव दिए जाने चाहिए उसमें। तो उसमें कोई भी सुझाव दे सके। और ऐसा भी होता है कि जो सिद्धांत है उनकी व्याख्या करनी चाहिए, जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या भी करनी चाहिए, उनको एक्सप्लेन भी करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, क्योंकि जितना होगा व्याख्या होगी वो अधिकतर परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं। हर जगह तो लागू नहीं सकते, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। और दूसरा उन्होंने कहा कि प्रबंध के सिद्धांत बहुत कठोर नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट्स, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो इतने कठोर हों कि लागू ना उसके, मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको बदला जा सके, उसमें कुछ काम किए जा सकते हैं। तो हम उसमें सबसे पहला पढ़ रहे हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क। जो पहला उन्होंने आपका प्रिंसिपल दिया वो दिया डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं कार्य विभाजन। की हम जो काम करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को छोटे भागों में बांट देते हैं, किसी काम को भागों में बांट देते हैं। और भाग कैसे बांटेंगे कि उस व्यक्ति की योग्यता, कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, अब प्रबंधक का काम है काम को बांट दिया जाए, और जिसको दिया जाए, जो अधीनस्थ है, सबॉर्डिनेट है, उसमें उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए। और उस व्यक्ति को एक ही काम सौंपना चाहिए, ना कि पूरा ही काम सौंप दें। जिससे क्या होगा, उसको एक पार्ट, एक वर्क का एक पार्ट मिलेगा, जिस काम को बार बार करके उसमें परफेक्ट हो जाएगा, उसका स्पेशलाइज्ड पर्सन वो उसका बन जाएगा। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कार की एक फैक्ट्री है। अब कार की फैक्ट्री में अगर हम कह दें कि एक वर्कर है, आपको एक पूरी कार तैयार करनी है, तो शायद वो एक साल में भी तैयार नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां पर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, असेंबली लाइन होती है, तो हम हर व्यक्ति को एक काम सौंप देते हैं। जैसे अभी असेंबली लाइन की बात आई, तो असेंबली लाइन जो थी वो हेनरी फोर्ड ने विकसित की थी। हेनरी फोर्ड जो, उन्होंने सबसे पहले कार बनाई, यूएसए में कारखाना बनाया। वो एक दिन एक बुचर शॉप पे गए थे, उन्होंने देखा कि वहां पर मांस काटा जा रहा है, और मांस काटने के लिए उन्होंने हुक लगा रखे थे, हुक पे मांस टांग रखा था, और वो घूम रहे थे, और हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा था, और लास्ट में फटाफट मांस कट के बाहर आ रहा था। उनको देख के दिमाग में आइडिया आया असेंबली लाइन का, उन्होंने जाके अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया। पहले सभी व्यक्ति एक ही काम पर लगे हुए थे, एक कार पे लगे हुए थे, अब सबका काम बांट दिया। जैसे कोई व्यक्ति शीशा लगा रहा है, कोई व्यक्ति स्टीरियो लगा रहा है, कोई व्यक्ति खिड़की लगा रहा है, कोई व्यक्ति उसके टायर लगा रहा है, कोई व्यक्ति उसका इंजन लगा रहा है। तो हर व्यक्ति को अपना अपना काम सौंप दिया, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार। तो अब होगा क्या कि मान लो वही है, कार की फैक्ट्री है, तो जो व्यक्ति हर रोज उसमें टायर लगा रहा है तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, वो बहुत कम समय में टायर जल्दी लगा सकेगा। जो स्टीरियो सेट कर रहा है, जो सीटें सेट कर रहा है, जो इंजन सेट कर रहा है, वो जल्दी से अपना काम कर पाएगा, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क से ही काम को बांट देना। सेकंड है इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेकंड है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकार एवं उत्तरदायित्व। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब ये है कि हम किसी व्यक्ति को काम सौंपते हैं,
तो जो काम भी जिस व्यक्ति को सौंपा है प्रबंधक ने, तो वो व्यक्ति ही उसके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि जो व्यक्ति को हम काम सौंपते हैं उसको काम करने के लिए उसको अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। मान लीजिए हमने अभी कार की बात की थी कि कार है, कार में सेल्स मैनेजर है, उसको हमने कहा कि भाई हमारी कार 100 बिकती है महीने में, कि आप कुछ ऐसा करो कि 200 कार बिकनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो हमारी सेल्स डबल हो जाए। तो हम उसे कैसे करेंगे भाई? हमने उसे कह दिया थोड़ी ना काम हो जाएगा, हमें उसके लिए उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि आप अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो या आप अपने हिसाब से सेल्स फोर्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। इन सब बातों को लिए हमने उसको अथॉरिटी दे दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी हो जाएगी। तो इसी में है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन, जिसे हम अनुशासन कह देते हैं, कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी संस्था में किसी भी रूप में हमें अनुशासन होना ही चाहिए। इसमें अनुशासन का मतलब होता है कि आप आज्ञाकारी हो अपने काम के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, आप नियमों का पालन करते हो, इत्यादि इत्यादि। अब इसी में मान लीजिए वही बात हम कर रहे हैं कि एक, मान लीजिए हम टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्कूल है। अब उस स्कूल में क्या होगा, एक टीचर का मुख्य काम क्या है कि उसका मुख्य काम है पढ़ाना। यदि वो व्यक्ति पढ़ा नहीं रहा है, वो टीचर पढ़ा नहीं रहा है, तो वो क्या है, वो आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है। क्योंकि आज्ञा क्या है, जो आपका डिसिप्लिन का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप ओबीडिएंट होने के लिए अपने काम के लिए, आप वो काम कर ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। दूसरा, आपका नियम है कि आप क्लास लेंगे हर रोज रूटीन में 4 लेक्चर, आपने लिया 1 लेक्चर, तो आप नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, ये किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी उपकरण में, किसी भी संस्था में जरूर होता है। नेक्स्ट आपका इसी के अंदर है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड, या आदेश की एकता, कि एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी आदेश दे, मतलब जिससे कि वो उस व्यक्ति का आदेश के प्रति उत्तरदायी हो। जैसे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। अब टीचर ने एक ही लेक्चर में एक ही टाइम पे मैथ के टीचर ने कहा कि आप क्वेश्चन कीजिए, तो बच्चे ने क्वेश्चन निकाल दिया। अगर उसी टाइम इंग्लिश वाला टीचर भी कह दे कि आप काम कीजिए, साइंस वाला भी कह दे, एसएस वाला भी, तो बच्चा किसका ऑर्डर मांगेगा? जिसका ऑर्डर नहीं मानेगा उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। अगर ईगो हर्ट हो जाएगी तो काम नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति को एक ही उसका जो बॉस है वो उसको कमांड दे, ताकि वो उस काम के प्रति उत्तरदायी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए कि वो उस काम को पूरा करे, ठीक है। इसी में नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, की मतलब समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए, और जिसे नियंत्रण करने वाला एक प्रबंधक होना चाहिए। मतलब कि जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसका एक ही प्रबंधक होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। मान लो फोर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। अब फोर्ड कंपनी कार भी बनाती है जी, और फोर्ड कंपनी ट्रैक्टर भी बनाती है। तो जो अब वो 2 चीजें बना रही हैं, तो उसके 2 उपक्रम हो गए, 2 फैक्ट्रीज हो गई। अब उन दोनों के लिए एक प्रबंधक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं कि ट्रैक्टर कैसे बिकेगा और कार कैसे बिकेगी, दोनों की अपनी अपनी मार्केट है। तो उन दोनों संस्थाओं के लिए अलग अलग से मैनेजर होगा जो उनको देखेगा। डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, और फाइनेंस के डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा। नेक्स्ट है इसमें कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, की व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन होगा। मतलब जो संस्था का हित है वही सर्वोपरि होगा, संस्था के हित के लिए सब काम करेंगे, खुद के हित के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए कोई परचेज मैनेजर है, वो मार्केट जाता है और वो अपने हित के लिए रॉ मटेरियल जो परचेज करता है मार्केट से, वो कम कीमत वाला या घटिया खरीद लेता है, क्योंकि उसे उस पर कमीशन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, संस्था का हित खराब हो जाएगा। या उसका कोई रिश्तेदार सामान बेच रहा है, रिलेटिव है वो सामान बेच रहा है, उससे सामान ले लिया, वो घटिया क्वालिटी का था लेकिन उसने रेट पूरे लगाए। तो यहाँ पर क्या करा, आपने स्वयं का हित देखा और संस्था का हित छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्था का हित पहले होना चाहिए। नेक्स्ट है रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज, की जो आपके कर्मचारी हैं उनका पारिश्रमिक है, जो उनकी तनख्वाह है, उनकी सैलरी है, उनकी वेजेस है, वो टाइम पर मिले और उचित मिलनी चाहिए। अब जो व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसे सही समय पर और सही लेबर मिलेगी, सही आपकी सैलरी मिलेगी, तो व्यक्ति अधिक लगन से काम करेगा, अधिक मेहनत से काम करेगा, और वो सैलरी जो मिलती है उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, ठीक है, या मार्केट में जो उसका रेट चला हुआ है लेबर का उसके अनुसार, या जो मांग करता है उसके अनुसार ही मिलनी चाहिए, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट होगा तो वो आपका कार्य बार बार करेगा, अच्छे ढंग से करेगा। इसी में है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, से बोलते हैं केंद्रीयकरण या विकेंद्रीयकरण। हेनरी फेल साहब कहते हैं कि संस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रबंधक ही पूर्ण रूप से केंद्रीयकरण हो, कि वो पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज हो जाए, कि 100% सेंट्रलाइजेशन है और सारे डिसीजन आपका प्रबंधक या आपका मैनेजर ही लेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 100% डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए।
वो कहते हैं कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें कि प्रबंधक जो डिसीजन ले पाए, जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तो आपका प्रबंधक ले, और जो आपका सबॉर्डिनेट है उसको कम महत्वपूर्ण, कम इंपॉर्टेंस के निर्णय दे दे। मान लीजिए आपका एक सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर के पास क्या होना चाहिए कि जो आपकी पॉलिसी बनाए कि कितना हमें बेचना है, कैसे करना है, वो जो डिसीजन बनाएगा पॉलिसी के, वो तो खुद बना ले, लेकिन जो नीचे के डिसीजन है वो आपके असिस्टेंट मैनेजर को सौंप दे कि भाई किसी की लीव देखनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, काम कैसे करवाना है, शिफ्टें क्या होगी, वो सारा काम उनको सौंप दे। तो नेक्स्ट है स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। इसमें क्या होता है, इसमें हायरार्की होती है, जिसमें कम्युनिकेशन होता है कि जैसे मान लीजिए ए टॉप मैनेजमेंट पर है और ए श्रमिक है, अगर ए को ई से बात करनी है तो ए पहले बी से कहेगा, बी सी से, सी डी से और डी ई से। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये आदेश होता है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो आदेश होता है। और अगर ई को ए से बात करनी है तो पहले ई डी से बात करे, डी सी से बात करे, सी बी से बात करे और बी ए से बात करे। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ये सुझात्मक होता है कि वो अपने सुझाव जो निम्न स्तर पर है, जो वर्कर है, वो अपने टॉप मैनेजमेंट को क्या दे रहा है, सुझाव दे रहा है। इसी में एक उन्होंने कहा कि गैंग प्लंक एक वर्ड होता है। मान लीजिए अब किसी रूप में ई को जे से बात करनी है, तो हायरार्की क्या है कि ई डी से बात करे, डी सी से, सी बी से, बी ए से, ए जी से, एच से, आई से और जे से बात कर रहे हैं। हम मान लीजिए हम एक ब्रेड की फैक्ट्री का ले लेते हैं एग्जांपल, कि एक ब्रेड की फैक्ट्री है और ये दोनों ही कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी है प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर ये काम कर रहा है, और इसका काम है गेहूं को पीसना, और गेहूं को पीस के उसकी डो तैयार करना, और वो फिर घूम के आ रही है जे के पास जहां पर फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, और उसने उस पैकेट, उसको जो फाइनल प्रोडक्ट आया है ब्रेड, उसको उठा के पैक कर रहा है। अब एक टाइम पर जे ने देखा कि जो ब्रेड थे उसमें फफूंदी लगी हुई है, वो खराब हो गए हैं। तो अगर वो ये बात अब आई को बताई, मतलब अपने ऊपर वाले को बताए, फिर वो अपने ऊपर वाले को बताए, फिर ऊपर वाले को बताए, ए को बताए, ए फिर बी को कहे, बी सी को, सी डी को, प्रोडक्शन वाले को कहे, फिर प्रोडक्शन रुकेगा, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, वेरी मच लॉन्ग टाइम। इससे क्या होगा कि बहुत सारा हमारा डो तैयार हो जाएगा, बहुत सारे ब्रेड तैयार हो जाएंगे, हमें नुकसान होगा। तो किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष सिचुएशन के अंदर जे डायरेक्ट ई से बात कर सकता है कि तुरंत प्रोडक्शन रोक दीजिए, आपका आटा खराब है क्योंकि ब्रेड सही नहीं आ रहे, उसमें फफूंदी लग गई है। तो इसे बोलते हैं गैंग प्लंक। किसी विशेष परिस्थिति में एक अधीनस्थ कर्मचारी अपने सेम स्तर के अधीनस्थ कर्मचारी से बात कर सकता हो। नेक्स्ट है ऑर्डर। अब हम कहते हैं कि जो ऑर्डर है वो क्या है, इसे हम कर्मपत्ता ही बोल सकते हैं। इसमें कर्मपत्ता का मतलब ये है कि सही व्यक्ति सही स्थान पर कार्य करता हो और सही वस्तु सही स्थान पर रखी हुई हो। अब कोई फैक्ट्री है, उसमें क्या होता है कि दो व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो वहां पर होता है फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज हो गया जैसे आपका मटेरियल, आपके इक्विपमेंट्स, आपके औजार, टूल्स वगैरह, और सेकंड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसे बोलते हैं कि सोशल ऑर्डर, जिसे बोल देते हैं कि वहां पर लोग काम करते हैं। तो अब ये बात है कि हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान हो और वो उसी स्थान पर रखी हो, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान हो और वो उसी स्थान पर हो ताकि मिल जाए। मान लीजिए हमें कोई काम करना, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा टूल कहाँ पर रखा है, और ये पता होना चाहिए कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर हमें किस स्थान पर मिलेगा। अक्सर क्या होता है कि असेंबली लाइन जो होती है वहां पर, जो फैक्ट्रीज में काम होता है, तो जहां पर काम होता है, व्यक्ति काम कर रहा है, उसके टूल्स उसके पास ही रखे जाते हैं ताकि वो अपने टूल्स उठा के फटाफट काम करते रहे। मशीन्स का बटन वही होता है कि कुछ मिस हैप हो जाए या मशीन रोकनी पड़ जाए तो तुरंत उसको रोक दे और तुरंत उसको चला दे। इसका सिंपल एग्जांपल हम एक और भी ले सकते हैं। मान लो हम घर की बात करते हैं। अब घर में क्या होता है, हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए गैस चूल्हा जो होता है, गैस का जो स्टोव होता है, हमारे पतीले हैं जितने भी हैं, या हमारी चाय पत्ती है, हमारी चीनी है, तो वो सब चीजें साथ साथ रखी होती हैं। अगर वो एक एक दूसरे कमरे में रखेंगे तो क्या हम बना पाएंगे, हमें भागना पड़ेगा। तो सही व्यक्ति सही स्थान पर खड़ा है चाय बनाने के लिए, और जो सामान है वो उसके पास ही रखा है ताकि उसके मूवमेंट्स कम हो जाएं। तो ये आपका ऑर्डर है। इक्विटी का मतलब है समता, कि जो प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थों के साथ समान व्यवहार करे, कोई पक्षपात ना करे। ठीक है, जो व्यक्ति जितना काम करे उसके अनुसार उसको तनख्वाह दे या उसको वेजेस दे, उसके हिसाब से दे, ताकि किसी प्रकार से उनके साथ पक्षपात ना हो और वो आपके प्रति लॉयल रहे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि जो कर्मचारियों में स्थायित्व रहे। सबसे बड़ा होता है कि प्रबंधक को अपने कर्मचारियों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके साथ गलत बात नहीं करनी चाहिए। अगर उनसे कोई गलत चीजें होती हैं तो जो आपका एम्प्लॉई है वो क्या हो जाएगा,
वो आपसे डिससेटिस्फाई हो जाएगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आप बार बार नए लेके आते रहेंगे वर्कर, तो आपको उन्हें काम सिखाना पड़ेगा, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेकंड, वो क्या करेगा, वो उसको काम सीख रहा है, तो जब वो चीजें बनाएगा तो चीजें खराब भी करेगा, क्योंकि उसे काम करना नहीं आता, तो चीजें भी खराब करेगा, तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और तीसरा, मार्केट में आपका नाम भी बदनाम हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे कर्मचारी संतुष्ट हों और वह वहां से छोड़कर ना जाएं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगला इनिशिएटिव कि प्रबंधक का कर्तव्य है, जो प्रबंधक है, देखिए फिर बात आ गई, मैनेजर जो है उसका अपने कर्मचारियों को ये होना चाहिए कि उनकी पहल क्षमता को पहचाने, उनको मोटिवेट करे कि आप कुछ नए आइडियाज लेके आए। ऐसा ना हो कि नए आइडिया लेके आए उसको डांट दिया। मान लीजिए हमारी ब्रेड की फैक्ट्री है और हम वहां पर सिंपल ब्रेड बनाते हैं, कि जो हमारे व्हाइट ब्रेड होते हैं, या हम आटे के ब्रेड बनाते हैं। तो हमारा एक सेल्स मैनेजर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने आके कहा कि जी आजकल तो मार्केट में मल्टीग्रेन ब्रेड की बड़ी डिमांड है, तो क्यों ना हम मल्टीग्रेन ब्रेड को बनाएं। अब हम एक तो ये कर सकते हैं कि जा भाग जाए यहाँ से, तो ज्यादा पता है, हम मैनेजर हैं कि तू मैनेजर है, हमें देखना है कि मार्केट में क्या होता है। तो ये किससे क्या होगा कि वो दोबारा कोई नया आइडिया नहीं लेके आएगा, कुछ नया नहीं बताएगा। अगर हमने उसकी बात सुन ली, चाहे हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इससे क्या होगा कि उसे लगेगा कि उसकी बातों को सुन लिया गया, चाहे हम उसको माने या ना माने। तो हम उसकी बातों को सुनकर हमारे मल्टीग्रेन ब्रेड भी बना सकते हैं। तो उनको इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो अपनी बातों को रख के हम उनकी बातों को मान ले। लास्ट पॉइंट है स्पीड द कोप्स, जिसे हम कहते हैं कि सहयोग की भावना। की प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम की भावना का विकास करते रहना चाहिए। उन्हें मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हम किसी गोल को जो प्राप्त करते हैं, हम सबके अचीवमेंट से प्राप्त होता है, किसी एक आदमी से वो प्राप्त नहीं होता कि मैं सोचता हूं कि मैं कर लूंगा, सोचता हूं कि मैं कर लूंगा। जब सब मिलकर काम करते हैं, टीम काम करती है, तो वो पूरा होता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकेट का। मान लीजिए टीम है, पूरी टीम खेलती है। अब धोनी साहब या तेंदुलकर साहब जाकर एक सेंचुरी बना दें और वो कह दें कि भाई सेंचुरी बन गई, हम जीत गए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब सारी टीम अपनी विकेट कीपिंग वाला विकेट कीपिंग करेगा, जो बॉलर है वो अपनी बॉलर में 100% देगा, जो फील्डिंग वाला है वो अपना 100% फील्डिंग में देगा, तब जाकर टीम जीतती है। खाली एक व्यक्ति के इफेक्ट से या एफर्ट से नहीं जीत सकती। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपके हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं, और इन्होंने जितना भी काम किया वो प्रबंधक के बारे में ही किया है, प्रबंध के बारे में बताया है, टॉप मैनेजमेंट के बारे में बात की है कि टॉप मैनेजमेंट कैसे कार्य करे, अपने अधीनस्थों से कैसे काम कराए ताकि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके। तो हमने आज फर्स्ट टॉपिक किया जिसका हमारा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल्स थे, 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के। और हम जो कल हैं वो हम कल करेंगे FW टेलर, और देखते हैं कि साथ में कुछ और भी हो जाए, कितना बड़ा टॉपिक रहेगा। तो हम हर रोज एक या दो टॉपिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, आगे से आगे बताएं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो हर रोज़ शहर जा सकें, या इतना टाइम नहीं है या इतना पैसा नहीं है। तो आप उनको शेयर करें कि शायद उनको हेल्प हो जाए। ये जितने भी नोट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, ये आपके नेट के पेपर में काम आएंगे। आपके जो भी हरियाणा में एचटेट होता है, राजस्थान में रिट होता है, जो भी पेपर होता है आपका स्टेट का सेट का, उसमें काम आएंगे आपके कॉमर्स में। और जो भी आप स्क्रीनिंग देंगे कॉलेज कैडर के लिए, स्कूल कैडर के लिए, उसमें 101% आपके टॉपिक्स काम आएंगे। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि उनको फ़ायदा हो जाए। थैंक्स ए लॉट।